मैं उनसे चाहूँगा कि इन बातों का जवाब। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं मल्होत्रा जी का आभारी हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पिछले कुछ महीने में देश के कुछ अखबारों में कई बातें आई और इसकी सस्थिति सदन के माध्यम से देशवासियों को कहने का मौका उन्होंने मुझे दे दिया। जो मैंने शुरू में जो निवेदन किया, इसमें इंपोर्ट करने की सिस्टम क्या है, शिकायतें आती तो किस तरह से जांच होती है, और जो शिकायतें आई और जिसकी जांच हुई इसमें क्या स्थिति थी, ये सदन के सामने रखने का प्रयास किया है। पहली बात यह है कि इंपोर्ट करने की नौबत हमारे ऊपर क्यों आ गई। ये जो कोई समस्या पैदा हुई वो कोई एक साल में समस्या पैदा हुई नहीं है। पिछले 5, 7, 8 सालों से या 10 सालों से इस देश का कृषि उपज के बारे में आप देखेंगे तो ट्रेंड ऐसा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डे बाय डे, दिन ब दिन नीचे जा रहा था, कम हो रहा था। और इसमें खास तौर पर गेहूं, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, इन तीनों आइटम में जिस तरह से देशवासियों की मांग है वो पूरी करने की ताकत जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो उपज हो रहा था, इसमें नहीं थी। अब जब डिमांड और सप्लाई में गैप होती है तब चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या आम लोगों की अनाज की फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करनी हो, किसी भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। यूपीए की गवर्नमेंट आने से पहले जो हुकूमत थी उन्होंने भी ख़ास तौर पर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के बारे में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया था और वो आज भी इंपोर्ट करने की समस्या है। जब ये नई सरकार आने के बाद इस देश में जो किसान देश की अनाज की समस्या पूरी करने के लिए कामयाब हुआ और जो मुल्क कामयाब हुआ, ये जो बात हम गर्व से कहते थे, इसमें बदलाव आ रहा है और उसमें करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। इस पर कोई नई नीति, नई प्रायोरिटीज़ ये देने की आवश्यकता है। इस पर भारत सरकार में सहमति हुई। पिछले कई सालों में इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो दिन ब दिन कम हो रही थी और इसमें करेक्टिव मेजर्स लेने का काम पिछले 3-4 सालों से शुरू हुआ। दूसरा, किसानों को किस तरह से हम कीमत देंगे उनकी पैदावारी को, इस पर भी इसका उपज निर्भर रहता है। जहाँ तक गेहूं की बात है, मैं कोई यहाँ राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ, मगर शायद सोचकर समझकर यूपीए की सरकार आने से पहले 5 सालों में गेहूं को किसानों को जो कीमत दी गई वो 5 सालों में 50 रुपए की वृद्धि दे दी। इसका नतीजा ये हो गया कि गेहूं का प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होने लगा।
मैं सदन के सामने ये आंकड़े दे सकता हूँ कि हर साल किस तरह से उसका उत्पादन कम हो रहा है, और ये जो कम हो रहा इसका कहीं ना कहीं तो असर देश की सरकार के स्टॉक पर भी होता था। इसमें कोई करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, इस बारे में यूपीए गवर्नमेंट ने सोचा और पिछले 3 सालों में 370 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा कीमत देने का काम इस सरकार ने गेहूं के बारे में किया। पहले 5 सालों में 50 रुपये और 3 सालों में 370 रुपये ये ज़्यादा कीमत इस सरकार ने दी, और किसानों को इस क्षेत्र में जाने के लिए एक तरह का जो सपोर्ट करने की आवश्यकता है वो सपोर्ट किया गया। इसका असर भी हो गया। जो पिछला सीजन हो गया गेहूं का, इस देश में 74.76 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, कि जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। फिर सवाल ये आ सकता है कि इतना बड़ा उत्पादन होने के बाद सरकार के पास स्टॉक क्यों कम है। सरकार के पास स्टॉक कम है, ये बात सच है। इसमें 2-3 इसके वजह है। एक, ये बात सच है कि एक बात इस सदन में भी इससे पहले बार बार कही गई कि जब एनडीए की हुकूमत थी तो देश के सभी भंडार भरे थे और देश के अनाज की अच्छी स्थिति थी। इसमें सच्चाई है, भंडार जरूर भरे थे। मगर जब ये नई हुकूमत आ गई तब भंडार की स्थिति देखने के बाद हमारे सामने एक बात आ गई कि ये भंडार खाली हो गए या खाली हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कुछ दिया होगा, तो ये तो जिम्मेदारी किसी सरकार की थी, इस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। मगर इस देश को, किसानों को जो हमने कीमत दी, इससे भी कम कीमत को देश के बाहर एक्सपोर्ट करने का काम पिछले हुकूमत में किया, कि जिसमें 16,000 करोड़ की सब्सिडी ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए दी गई। मैं ये समझ सकता था कि सरकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एमएमटीसी हो, चाहे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो, और इन्होंने पूरी जिम्मेदारी एक्सपोर्ट करने की ली थी और शायद उनको नुकसान आया तो सरकार ने उनको कोई मदद दी, राहत दी, तो ये मैं समझ सकता था। मगर इससे पहले जो राहत दी गई वो ट्रेडर्स को दी गई, सपोर्ट किया गया, वो एक्सपोर्ट करने के लिए। उत्तर सुन लें तो फिर मौका देंगे आपको। इस हाउस की उत्तर सुन लें। यूनानिमसली कहा था कि इसको समुद्र में फेंक दो, इतने भंडार भरे उत्तर सुन लें। यूनानिमस रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी वो नहीं कर रहे हैं, सुन और लें। उसको इसलिए देश के भंडार की स्थिति में बहुत बदलाव आया, फर्क हो गया। जब हमारे पास स्टॉक कम होता है, इसका असर प्रोक्योरमेंट पर होता है, क्योंकि जब दुनिया को पता लगता है कि हमारे पास स्टॉक क्या है, तो ये समझकर फिर प्रोक्योरमेंट पर इनका असर होता है। वो असर होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फिर भी दूसरा सवाल मुझे कोई भी पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दे दिया कि इस साल सबसे ज़्यादा देश में गेहूं का उत्पादन हो गया है। फिर स्टॉक की पोजीशन आज भी क्यों खराब है और आज भी हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? और यह इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई भी पूछते हैं, इसका जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों के टोटल देश में जो प्रोक्योरमेंट हुआ और देश की जो ज़रूरत थी, इस पर हम ध्यान देना होगा हम लोगों को। इस साल देश की जो आवश्यकता थी वो 150 लाख टन के आसपास थी। इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ होगा, वेलफेयर स्कीम के लिए कुछ होगा, बफर स्टॉक में कोई समस्या आ गई, कोई राज्यों में सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तो ऐसी इमरजेंसी के लिए कुछ स्टॉक रखना पड़ता है। ये सब कहकर 150 लाख की हमारे पास ज़रूरत थी। मगर हम एक्चुअली ज़्यादा कीमत देने के बाद भी और ज़्यादा उत्पादन देने के बाद भी 11 मिलियन टन, 110 लाख टन प्रोक्योर कर सके, कि जो हमारी जिम्मेदारी थी 150 की। तो 40 लाख की गैप हमारे पास आ गई। ये गैप क्यों आ गई
और पिछले 2-3 सालों से ये गैप क्यों आ रही है, ये सवाल कोई भी पूछ सकते हैं। जो टोटल प्रोक्योरमेंट हुआ, इसमें पंजाब, जिनका पिछले साल का उत्पादन 2007 का 145 लाख टन था, मार्केट में उनमें से 78 लाख टन गेहूं आ गया और इनमें से 67.57 lakh, about more than 74% wheat has been purchased by Food Corporation of India from Punjab. दूसरा स्टेट है हरियाणा, जहां 100.53 लाख टन टोटल प्रोडक्शन था, मार्केट अराइवल 37.10 लाख था और 37 में 33.46 लाख टन Food Corporation of India could procure from Haryana market, more than 80%. इस देश में गेहूं पैदा करने वाले कुछ चंद राज्य हैं कि जिसमें पंजाब है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें गुजरात है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें उत्तर प्रदेश है। कई बार मैंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से तब इनके साथ बैठकर ये हम प्रोक्योरमेंट किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई डिटेल डिस्कशन किया, कुछ समस्या थी वो दूर करने की कोशिश की। और मुझे खुशी है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने भारत सरकार को ये प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से ये सहयोग दिया। और इसलिए जो देश में टोटल जो प्रोक्योरमेंट हुआ 110 लाख 111 लाख टन, इनमें से 100 लाख टन के आसपास प्रोक्योरमेंट खाली 2 राज्यों की है। जो बाकी इम्पोर्टेंट गेहूं पैदा करने वाला राज्य ये था उत्तर प्रदेश, जहां 250.250 लाख टन इज द प्रोडक्शन, मार्केट अराइवल इज 13 लाख टन, and the stuff which has been given to the Food Corporation of India by local government and agencies is 5 lakh tons. Next state, important state is, which is wheat producing state, is Madhya Pradesh. The total production is 71.59 lakh tons. Actually, the wheat which has been given to the Food Corporation of India by Madhya Pradesh is 57,000 tons. 57,000 टन, कुछ भी हो। राजस्थान, थर्ड इज राजस्थान, द टोटल प्रोडक्शन इज 69.25 लाख टन। सेंट्रल गवर्नमेंट के किटी को राजस्थान से माल मिला 3,87,000 टन। सो इफ यू स्टडी विद गुजरात, टोटल प्रोडक्शन इज 30 लाख टन, सेंट्रल गवर्नमेंट के किटी को मिला 0 लाख टन। सो गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है और वो देशवासियों को गेहूं का हमेशा सप्लाई करने की जिम्मेदारी पंजाब और हरियाणा के साथ साथ लेती है, वहां से देश की किटी में कोई माल मिला नहीं। ये बात हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, ये बात सच है। दूसरा सवाल ये है, फिर इन 5 राज्यों में भारत सरकार के तरफ से अलॉटमेंट कितना हुआ? तो हर ये 5 राज्यों में टोटल मिलकर भारत सरकार को जो उन राज्यों को एलोकेशन करना पड़ा, ये आंकड़ा 60 लाख टन के आसपास है। यानी जहाँ पैदा होता है वहाँ माल भारत सरकार के किटी में मिलता नहीं, और जहाँ भारत सरकार के किटी में जो माल है, इनमें से बड़ा हिस्सा वहाँ देना पड़ता है। वो जिम्मेदारी हम नज़रअंदाज नहीं करते, भले मिला ना मिले हम जरूर वहाँ भेजेंगे कि वहाँ की आम जनता की समस्या वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फूड सिक्योरिटी के इशू पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इसलिए मगर एक बात आजकल मेरे सामने आ गई, जब मैं पंजाब में जाता हूँ, हरियाणा में जाता हूँ, तो वहाँ के किसान मुझे पूछते हैं कि पूरे देशवासियों की फूड सिक्योरिटी की पूरी करने का ठेका हमने ही लिया है, बाकी राज्य जहाँ ये पैदा होता है वहाँ सहयोग नहीं मिलता और पूरा यहाँ ही प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, तो हम इसी क्रॉप पर क्यों जाना चाहिए? ज़्यादा पैसे देने वाले क्रॉप पर हम क्यों नहीं जाए? इस तरह की बात आज पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, और ये बात फैलेगी तो इसका असर पूरे देश के फूड सिक्योरिटी के ऊपर बुरा हो सकता है। और इसलिए इस सदन के माध्यम से
जहाँ जहाँ गेहूँ पैदा होता है या जहाँ जहाँ चावल पैदा होता है, इन सभी राज्यों का मेरा अनुरोध है कि भाई बाकी कुछ भी राजनीति करिए, मगर फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करने के लिए भारत सरकार को सभी लोगों ने सहयोग देने की आवश्यकता है, तो ही इस देश की गरीब लोगों की हम समस्या हल कर सकते हैं। और इसलिए जब 150 लाख की आवश्यकता थी और 110 लाख का हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, वो जो 40 लाख की गैप थी, वो गैप पूरी करने के लिए हमारे सामने इंपोर्ट करने से दूसरा चारा नहीं था। मैं बिल्कुल खुश नहीं इंपोर्ट करने के खिलाफ। खुद किसान के नाते से जिस दिन इंपोर्ट करने का डिसीजन मुझे लेना पड़ता है तो मुझे नींद नहीं आती। एक गलत हम काम करते हैं, इस तरह की भावना हमारे मन में पैदा होती है। मगर इस देश के करोड़ों जो गरीब लोग हैं, उनकी फूड सिक्योरिटी की समस्या जब देखते हैं, तब इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भले हमें पसंद हो या ना पसंद हो। इन गरीब लोगों की अनाज की समस्या हल करने के लिए हमें ये इंपोर्ट करना पड़ा। एक सवाल यहाँ उठाया गया कि जब हम लोगों ने इंपोर्ट किया तब यहाँ के किसानों को क्यों नहीं कीमत दे दी, एक। नंबर 2, जो पहला टेंडर हमने बुलाया था वो क्यों कैंसिल किया, 2। और नंबर 3, बाकी के टेंडर ज़्यादा पैसे से हमने क्यों एक्सेप्ट किए। एक बात मुझे सदन के सामने कहनी चाहिए कि जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय करती है, तब सोइंग ऑपरेशन से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है और पूरे देशवासियों को वो हर क्रॉप को कॉमन रहती है। एक बार वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के बाद वो साल के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहती है। जब यूपीए गवर्नमेंट ने 850 रुपये पर क्विंटल वीट के लिए कीमत तय की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी 740 रुपये, यानी 110 रुपये पर क्विंटल दुनिया की कीमत से भारत के किसानों को एक सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये यूपीए सरकार ने कीमत तय की और इसका स्वीकार भी उन्होंने अच्छा किया। मुझे याद है कि बाद में अकाली सरकार, वहाँ अकाली दल की गवर्नमेंट वहाँ आ गई, खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो, उन्हें मुझे कांटेक्ट करके मुझे बतलाया कि बहुत अच्छी कीमत डॉक्टर मनमोहन सिंह के हुकूमत में इस समय दी है और हम हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल किटी में देने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो बात उन्होंने कही, इस पर उन्होंने अमल किया है और इसलिए ज़्यादा कीमत देने की आवश्यकता थी। ये जो मांग है, ये मांग पहले ही पूरी की। इंटरनेशनल प्राइसेस के पे ज़्यादा कीमत यहाँ दी गई, ये बात सच है। सवाल यहाँ उठाया गया कि जब हमने इंपोर्ट किया तब इंपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या किया। यहाँ एक छोटी सी कमेटी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, वो सिचुएशन देखती है, वो तय करती है कि क्या करना है। यूनानिमसली ये सब कमेटी ने तय किया कि इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। फिर इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर देनी चाहिए, ये बात मुझे कहने के लिए कोई नाराज़गी नहीं या कुछ नहीं। क्यों इंटरनेशनल ट्रेड में जाकर खरीदना या बेचना, इसका एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं है। और आज अपने देश में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो, एमएमटीसी हो, ऐसे संगठन पिछले कई सालों से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लाइन में काम करते हैं और इसलिए सोचकर समझकर ये इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ऊपर दी गई। इसके लिए 1-2-4 मिनिस्टरों की कमेटी गठित की, जो इंपोर्ट पर इसके जो टेंडर मंगाए वो इंटरनेट पर मंगाए। जब टेंडर खोलने की बात आ गई तब सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाकर इनके सामने टेंडर खोल गए और टेंडर खोलने के बाद जो सबसे अच्छी कीमत पर है, कम से कम कीमत पर है, इनका स्वीकार करने के बाद वो निर्णय सरकार ने, एसटीसी ने लिया और जिस पर हम लोगों ने अल्टीमेटली अमल की थी। पहला टेंडर जो आया था, इस पर जो कीमत आ गई वो कोई अबाउट 1000 रुपीज़ एंड 18 के आसपास थे, 1080 के आसपास। 263 डॉलर्स, वो डॉलर्स की कीमत आई थी। तब देश में हमारा प्रोक्योरमेंट चालू था वो 850 रुपये से। एसटीसी ने 1 मिलियन टन की डिमांड की थी, यह टेंडर
बुलाया था, वो 1 मिलियन यानी 10 लाख का वहाँ सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी ने भी ली नहीं। टोटल जिम्मेदारी ली, ये जो ऑफ़र दी वो 3,60,000 के आसपास ली, यानी वो $265 पर हमें जो वीट मिलने वाला था वो 3,60,000 65,000 के आसपास ही मिलने वाला था। तब STC ने इसका स्टडी करके हमें लिखा कि दुनिया का ट्रेंड ये दिखाई देता है कि कीमतें नीचे जा रही हैं, और उन्होंने इस बारे में एक उदाहरण दे दिया कि जो 3,60,000 टन का जो प्रपोजल आया था, ऑफ़र आई थी, ये ऑफ़र देने वाली कंपनी ने कहा था कि अगस्त महीने तक आप डिलीवरी लेंगे तो इसकी कीमत ज़्यादा होगी, और अगस्त 2007 के बाद होगी तो इसकी कीमत कम होगी। STC ने हमें लिखा, ये ट्रेंड बताता है कि अगस्त के बाद दुनिया का प्रोडक्शन मार्केट में आने के बाद कीमतें नीचे जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात उन्होंने हमारे सामने रखी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ये एक दुनिया के सभी राज्यों की, देशों की एक संगठन है, और वो हर हफ्ते को दुनिया के सभी देशों को क्या कीमत है हर आइटम की, इस बारे में मालूमात करती है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का उस महीने का जो रिपोर्ट था, इसमें दुनिया में जो गेहूं के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया में और कई देशों में अच्छा प्रोडक्शन होने की स्थिति है, और इसलिए कीमतें नीचे जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात उन्होंने भी सपोर्ट किया था। लेकिन वहाँ सूखा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया में, मैं बताता पहली हूँ बार सूखा पड़ बाद गया। में। तो ये सब जो रिपोर्ट आ गए, ये सब रिपोर्ट आने के बाद इस रिपोर्ट से ये बताया गया कि प्राइसेस कम होने वाले हैं। तो हमारे सामने एक लिखित स्वरूप पे रिपोर्ट था, प्राइसेस कम होने वाले हैं। आज की प्राइस जो ऑफर हुई वो ज़्यादा है, और हम किसानों को देते हैं वो इससे भी कम है। यहाँ का मार्केट का सर्वे किसानों का करने के बाद, हर राज्यों को कांटेक्ट करने के बाद, राज्य से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, आज 8 या 9 लाख टन फिर अपने देश में हम किसानों से भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 850 रुपये है। तो हमारे पास ऑफर 360 की, 3,60,000 टन की कीमत 1,000 से ऊपर, और दूसरे समय हमारे पास स्टेट की सूचना इन्फॉर्मेशन ये थी कि यहाँ हम 8-9 लाख टन ऑफर कर सकते थे 850 को। तो किसका हमने स्वीकार करना चाहिए? अपने देश के अपने किसान 850 को देने के लिए तैयार है। ये जब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने तय किया कि विदेश से हम नहीं खरीदेंगे और अपने देश में खरीदेंगे। और मुझे कहने के लिए खुशी है, ये डिसीजन लेने के बाद भारत में इस देश के किसानों ने 9 लाख टन 850 रुपये से माल गेहूँ भारत सरकार के किटी में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया। जब हम 360 लाख टन, 3,60,000 टन बाहर से 1,000 से ज़्यादा कीमत दे करके लेते थे, तो शायद इसका असर डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर गलत होता था। किसानों को भी एक गलत संदेश जाता था कि हम बाहर के लिए ज़्यादा कीमत देते हैं और यहाँ के किसानों को कीमत नहीं देते, और इसका असर हमारे प्रोडक्शन पर भी हो सकता था। और इसलिए सोच कर समझ कर ये डिसीजन ले लिया। ये भी बात सच है कि इसके बाद दुनिया का सब मार्केट अगले कुछ दिनों में ऊपर गया, और इसमें जो बातें सामने आ गई, इससे ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ सूखा हो गया और कई देशों में क्रॉप फसल कम हो गया, और इसका असर दिन ब दिन कीमतें ऊपर गई। यहाँ एक समस्या खड़ी की गई कि हमने लाल गेहूँ क्यों कहा। भारत में जो गेहूँ पैदा होता है, ऐसा गेहूँ भारत में पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, पाकिस्तान में पैदा होता है। इस साल पाकिस्तान का फसल कम हो गया। पाकिस्तान इज ऑल्सो इम्पोर्टिंग। ऑस्ट्रेलिया का फसल बहुत कम हुआ। प्रैक्टिकली दे हैव स्टॉप एक्सपोर्ट। आज जो गेहूं पैदा होता है वो अमेरिका में होता है, और ख़ास तौर पर कनाडा में, यूरोप में, ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, कनाडा, अर्जेंटीना, अन्य सभी देशों में रेड गेहूँ तैयार होता है। अमेरिका में दोनों किस्म के गेहूँ तैयार होते हैं।
मगर हमारे जो नॉर्म्स है परचेस करने के बारे में, वो नॉर्म्स अमेरिकन सिस्टम या अमेरिकन अथॉरिटी वो पूरी नहीं करती थी, और इस इशू पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, इस तरह का सुझाव अमेरिका की तरफ से आ गया। स्टेट सेक्रेटरी of Agriculture from United States of America, he personally met me. He requested this, but we could not accept because that is a basic compromise, and we are not in position to compromise on the issue of the quality and which. तो इसलिए अमेरिका को हम ले नहीं सके, बाकी रहा सिर्फ यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, these countries। अमेरिका से कुछ लेने में बड़ा झगड़ा है, अमेरिका से कुछ भी लेने में बड़ा झगड़ा है, तो इसलिए हमने लिया नहीं। चलिए हमने लिया नहीं। तो जो कुछ इंपोर्ट किया गया, सप्लायर सिर्फ ये देश थे, और यहाँ का गेहूँ और हमारे गेहूँ के कलर में फ़र्क है। प्रोटीन क्वालिटी की जांच करें तो प्रोटीन क्वालिटी हमारे गेहूँ से उस गेहूँ में ज़्यादा है, मगर हमारी फूड हैबिट्स अलग है, और इस फूड हैबिट पे रेड व्हीट के बारे में लोगों में नाराज़गी रहती है। मैंने खुद मेरे घर में 7 दिन के लिए ये इम्पोर्टेड व्हीट लाकर मेरे घर में सूचना दी कि भाई आप हर दिन यही तैयार करिए, और मुझे खुद ये पता लगा, अंदाज़ा आ गया कि भाई हमारी खाने की जो आदत है, वहाँ की जो टेस्ट है, इसकी टेस्ट में फ़र्क है, मगर इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं थी, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं थी। हो गया, चलिए नहीं, और इसलिए जो कुछ राज्यों ने हमें लिखा है, इसमें महाराष्ट्र छोड़कर बाकी राज्यों ने हमें इतना ही लिखा कि कंज्यूमर प्रेफरेंस रेड से वाइट को है, और इसलिए वाइट आप आपके पास होगे तो ज़रूर आप भेजिए। इस तरह की रिक्वेस्ट कई राज्यों ने की। जो कुछ टोटल एलोकेशन हमने राज्यों को किया, इसमें शिकायतें बहुत कम आ गई। आप ये देखिए कि टोटल 51 लाख टन which has been allotted to the various states. We have allotted 30 lakh ton, 16 lakh tons to Gujarat, not a single complaint we have ठीक received. है, We have allotted to Rajasthan, not a single complaint from government came, चलिए but some individual EC, one minister has written for preference, not about the quality. जिन राज्यों ने दिया नहीं उन राज्यों ने कोई शिकायत नहीं की, इसलिए कोई बात नहीं, बराबर वेस्ट हो। बंगाल में हमने दिया, अब कोई शिकायत कम नहीं। करिए। शिकायत सिर्फ महाराष्ट्र से आ गई, और महाराष्ट्र भी कुछ एक बॉम्बे और थाना रेस्टिंग एरिया है, वहाँ कुछ सैंपल लिए गए दुकान से, और ये सैंपल ख़राब थे, इस तरह की बात सामने आ गई, और ये आने के बाद राज्य सरकार ने बात हमारे सामने आ गई। ये आने के बाद हमने तुरंत वहाँ का रेड व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। हर स्टेट को हमने लिखित स्वरूप पे इन्फॉर्म किया कि भी कहीं भी क्वालिटी के बारे में शिकायत हो तो आज ये क्वालिटी आप जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करके, जो नेशनल गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन के मुताबिक ये क्वालिटी होगी तो ही इसका डिस्पर्समेंट करो, नहीं तो डिस्पर्समेंट मत करो, एलोकेशन मत करो। इस तरह की क्लियर कट गाइडलाइन देश के सभी राज्यों को दिया था, और जहाँ शिकायत आई वहाँ का रेड व्हीट एलोकेशन टोटल बंद किया, डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया, और इसलिए आज वो स्थिति नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो संकट आ गया, एक स्थिति में आ गया, ये जो इंपोर्ट करने की जो नौबत आ गई, वो किस तरह कौन सी परिस्थिति में आ गई, ये मैं सदन के सामने रखा। ये शिकायतें आ गई, वो लिमिटेड एरिया में आ गई, ये भी बात मैंने सदन के सामने की, और इसलिए ऐसे स्थिति में चाहे सीबीआई की जांच या और किसी की जांच मुझे आवश्यकता लगती है। चूँकि